दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। एक बार फिर से हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार हैं। अभी कुछ दिनों पहले बागेश्वर थे, बागेश्वर जाते ही एक बवाल सा हो गया था, मानो बॉबी ने वहां जाके क्या कुछ कर दिया हो। दोबारा आए हैं देहरादून, उनसे पूछते हैं कि भैया ऐसा क्या कर दिया आपने। बॉबी भाई पहले तो स्वागत आपका। जहाँ जाते हैं बवाल हो जाता है। बागेश्वर गए और पुलिस ने आपको उठा दिया, तमाम उत्तराखंड के लोगों ने वो वीडियो देखी। हुआ क्या था वहाँ पर? देखिए, होना क्या था, हम बागेश्वर गए थे। बागेश्वर जाने का जो उद्देश्य था वो साफ है कि जिस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए, यहाँ जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच के लिए, तो मकसद साफ था कि वहाँ जाकर पूरी मशीनरी वहाँ है, सब कुछ, पूरे नेतागण जो हमारे हैं वहीं है, पूरा मीडिया तंत्र वहाँ है, तो आसानी रहेगी वहाँ से अपनी बात को आगे पहुँचाने के लिए। इस मकसद से गए थे, इस उद्देश्य से गए थे। हम जब यहाँ से चले तो यहाँ से जाने के बाद हमने जैसे ही यहाँ से चले तो डीएम बागेश्वर और कुमाऊं कमिश्नर और वहाँ एलआई इंस्पेक्टर जो जिले के हैं उनको हमने एक लेटर डाला। हमने ये डाला कि हम आ रहे हैं और हम इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, जिसके लिए हमारी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमारी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। इतना था। हम जब हल्द्वानी पहुँचे तो उस दिन पहले दिन हल्द्वानी रुके तो रात तकरीबन 12:15 बजे डीएम का मैसेज आ जाता है। वो मैसेज में एक पीडीएफ डालते हैं जिसमें हमारे उस लेटर का जवाब होता है। उसमें वो लिखा होता है कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है और जो आपने ये लेटर भेजा है हमारे क्षेत्राधिकार में या अभी नहीं आता है, वर्तमान में जो चुनाव निर्वाचन जो अधिकारी है उनसे आप ये परमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जब ये हुआ तो हमने अपने जो हमारा जो मकसद था, हमारा जो चार्ट प्लान था उसको कैंसिल करके हमने चाहा कि बागेश्वर जाके निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे, उनसे फिर जाके कार्यक्रम करेंगे। होता क्या है कि जब हम रात को पहुंचते हैं तो दूसरे दिन जब हम सुबह मंदिर जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पहुंचने से ही पहले पूरा जो प्रशासन है वो सक्रिय था। पूरा ऐसा हो गया था कि जैसे कोई पाकिस्तान से कोई आ रहा हो या कोई आतंकवादी आ रहे हो, कोई माओवादी आ रहे हो, ऐसा उन्होंने माहौल बनाया था। हम जहाँ रुके थे वहाँ रात भर 3-4 एलआईयू रात भर वहीं खड़े थे। रात भर ड्यूटी दे रहे थे। तो ठीक है, हमने कहा उनका अपना काम है, करने दो। हम सुबह उठे, नहाए धोए और मंदिर के लिए हम जाना हुआ। तो मंदिर के ही रास्ते जब हमने गाड़ी साइड में लगा के हम उतरे तो मंदिर जा रहे थे तो वहाँ पर प्रशासन के लोग पहुँचे। उन्होंने सीधे वो छीना झपटी पे आ गए कि भाई वीडियो हम सबने भी देखी थी, जो आपके साथ मीडिया के साथी थे कैंतुरा जी, उनका भी वो छीन लिया था। लेकिन मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आई, क्या धारा 144 में फ़ोन छीनना भी अलाउड है? क्योंकि मैंने देखा कि आपके लिए भी जो आप वीडियो बना रहे थे आपका फ़ोन भी छीना जा रहा था। नहीं, वहाँ पर जो है सरकारी मशीनरी का पूरी तरह दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी मशीनरी जो है पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई इनको सैलरी एक किसी कोई विशेष पार्टी फंड कर रही है। चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए हम यही कह सकते हैं, भाई प्रशासन का काम क्या है? कानून व्यवस्था को कायम रखना, कानून व्यवस्था बनाना। परंतु आप तो ऐसे टारगेट करने लग गए। हम गए थे, अपने प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तो सीधी सी बात यह है कि भाई जो हरकतें तुमने की और इस उद्देश्य से की कि यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर ये बात बाहर नहीं जाएगी, यहाँ पर हम डरा धमका के इनको कर लेंगे। परंतु उन्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि जिस डराने धमकाने की तुम बात कर रहे हो उससे अब हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो ये पासा उल्टा नहीं पड़ गया? देखिए, एक समय पे बॉबी पंवार वहाँ पर जा रहे हैं, चलो कुछ लोगों से मिलते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही मीडिया में इतना हाईलाइट कर दिया, बॉबी पंवार को इतना हाईलाइट कर दिया कि वो पूरा उत्तराखंड स्टेट लेवल का मुद्दा बन गया। नहीं, वो जो कहते हैं ना कि ऊपर से आदेश हैं, तो वो ऊपर से जो आदेश थे उनका उन्होंने पालन किया था। पर जो ऊपर से आदेश हुए थे, क्यों हुए थे? ऊपर से आदेश इसलिए हुए होंगे कि सरकार डरी हुई है। सरकार ने जो गलत काम किए हैं, भ्रष्टाचार जो किया है, उनके वहाँ पर जो खुलासे ना हो, उनकी जो भ्रष्टाचार की जो करी गई जो कहानी जो पूरी है वो जनता के सामने ना आए, इस कारण वो कहना चाह रहे थे कि हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहे थे। परंतु हुआ उल्टा। उल्टा इसलिए हुआ कि बाबा बागनाथ जी ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से अत्याचार युवाओं पर हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे भक्त जो हमारे पास आना चाह रहे हैं उनको रोका जा रहा है। बाबा बागनाथ जी ने भी पूरा वो किया होगा। कितने दिन रहे तकरीबन आप उसके बाद वहाँ पे? तकरीबन हम लगातार 5-6 दिन और वहाँ पर रहे। तो हमने अपने लोगों से मिले, अपने लोगों से अपनी बात रखी। हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए पर हमें वहाँ पर उसकी भी अनुमति नहीं देगी। अच्छा। तो देखिए कितना मतलब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है।
आपने सब ने वो वीडियो देखे हैं, वो चाहे डीएम के हालात हो कितने बद से बदतर है, वो चाहे वहाँ के एसएसपी के हालात हो कितने बद से बदतर है, वो चाहे वहाँ पर और जो पुलिस प्रशासन जो हमारा है उनके कितने बुरे हालात है कि किस स्थिति में वो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आप 5-6 दिन वहाँ पर रह के आए, क्या कुछ लग रहा है वहाँ का समीकरण, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, भाजपा आ रही है दोबारा वहाँ पर? देखिए, मुझे नहीं पता कि समीकरण क्या है, परंतु इतना ज़रूर है कि वो सरकार का वो चेहरा ज़रूर लोगों के सामने आ गया। हमारी गिरफ्तारी के बाद, हमारे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद वो चेहरा ज़रूर बेनकाब हो गया जो वो छुपाती थी, जो ये कहती थी कि हम युवाओं के हितैषी हैं, जो वो कहती थी कि हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करें, वो चेहरा बेनकाब हो गया। उनको लगा, पूरी जनता को घर घर तक ये बात पहुंच गई है कि वास्तव में जो व्यक्ति लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको गिरफ्तार करने के पीछे क्या राज है। जनता उस पर अब मनन करने लगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं, अब हो सकता है वो भाजपा के आईटी सेल हों या कोई आम आदमी भी हो सकते हैं, ये कह रहे हैं कि बॉबी पवार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, यहाँ पर धरने पे बैठा हुआ है सीबीआई जांच के लिए, वहाँ पर जा रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने, यहाँ पर पुतला दहन कर रहा है और वहाँ पर बागेश्वर में घर घर जाकर कैंपेन कर रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस जो ये इल्ज़ाम आप पर लग रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं अपनी? नहीं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ ना, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और आपको भी लगता है आपको भी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो आइए, आप इस प्रेशर को देखिए, इस प्रेशर को झेलिए। जिन परिस्थितियों में हम सर्वाइव कर रहे हैं उन परिस्थितियों में जी के देख लीजिए। जो कठिनाइयाँ हम झेल रहे हैं उसको आप झेल कर देख लीजिए। जो संघर्ष हम कर रहे हैं उस संघर्ष को करके देखिए। उसके बाद आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे तो सेको। भाई, हमारी जो मांग है उस मांग को लेकर हम अनेकों कार्यक्रम किस प्रकार से चला सकते हैं। हम धरना स्थल पर बैठकर हमारी टीम संघर्ष कर रही है, हम चाहे बाहर कहीं रोड पे जाकर पुतला फूके, हम प्रदेश के अन्य जिलों में अभिभावकों से मिले, अपने युवाओं से मिले, वो हमारे तरीके हैं, हम करेंगे। आरोप लगाने वाले लगाते रहें। एक विशेष पार्टी को फ़ायदा, यानी कि अगर आप जा रहे हैं, सीधी सी बात है कि भी भाजपा सत्ता में है तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा, और जो विपक्ष है वो कांग्रेस है, कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फंडेड है, बॉबी पवार कांग्रेस ने फंड किया इसलिए चुनाव इफेक्ट करने चलेगी बागी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग है, मांग पत्र हमेशा तैयार रहता है। मुख्यमंत्री को कई बार हमने कह दिया है कि भाई हम जो मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उसमें 2015 की दरोगा भर्ती है, वो तो कांग्रेस के कार्यकाल की है, लाइए ना सीबीआई। कांग्रेस का जाए बीजेपी का जाए, हमें क्या मतलब है। 2016 बीपीडीओ, ये बात भी तो सुनो 2016 बीपीडीओ भर्ती, वो भी कांग्रेस के काल की है, हम तो उसकी भी मांग कर रहे हैं, आप लाइए सीबीआई। दूसरी बात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस फंड कर रही है, कांग्रेस चुनाव को प्रभावित करने के लिए बॉबी पवार को भेज रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ खुली चुनौती है हमारे पूरे इस सिस्टम को। वो चाहे धामी सरकार का कोई भी खुफिया तंत्र हो या जो भी विजिलेंस हो, एसआईटी हो, एसटीएफ हो, पुलिस प्रशासन हो, मेरा खुला ये चैलेंज है कि बॉबी पवार के लिए ये प्रूव कर दीजिए कि बॉबी पवार ने कांग्रेस से फंडिंग ली है, बॉबी पवार को कांग्रेस ने भेजा है। जांच के लिए तैयार है, जांच के लिए तैयार है। और अगर तुम प्रूव कर दे, ये बात मानते हो कि जो अगर वहाँ पर कोई इफेक्ट होता है बॉबी पवार के जाने तो सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को वहाँ पर पहुँच रहा है? नहीं, देखिए, अगर गलत करोगे, सीधी सी ये बात है, हमारी तो सीधी सी मांग है, सरकार अगर उस मांग को मान लेती है, सीबीआई ले आती है, तो शायद निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा, मतलब वर्तमान सरकार को फायदा होगा। तो क्यों तुम वो काम नहीं करना चाह रहे जिससे तुम्हें फायदा होगा। अब हम जाएंगे, देखिए, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और सिस्टम में जो बैठा है नुकसान उसको ही होना है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो उपचुनाव है। देखिए, हम गए थे और बिल्कुल जल्दीबाजी में इसलिए गए कि एक स्टेटमेंट आया था कि मुख्यमंत्री डेरा डालेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री डेरा डालने वाला स्टेटमेंट आया तो हमने भी स्टेटमेंट जारी किया कि मुख्यमंत्री डेरा डालेंगे तो हम भी डेरा डालेंगे। अच्छा। क्योंकि लड़ाई सिस्टम से है, लड़ाई सरकार से है, वो सरकार के अंग है और सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं था, ये तो उपचुनाव है। परंतु अगर सरकार का रवैया यही रहा, सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, तो सामने लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी टीमें गठित करके पूरी तरह से अपनी बात रखी जाएगी और पूरे हर एक युवा को, हर एक अभिभावक को जगाया जाएगा कि चल क्या रहा है। अच्छा बॉबी भाई, मैं अक्सर देखता हूं कि आप बोलते हैं कि भी सरकार काम नहीं करी। अब तो आपका भी काफ़ी नाम हो गया, आपके जाने से सरकार भी हिल जाती है। आपके पीछे LIU से लेकर ना जाने विजिलेंस से लेकर कौन कौन डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो खुद चुनाव में क्यों नहीं उतर जाते? क्या जनता नहीं चाहती कि बॉबी पवार जैसा जो बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठा रहा है वो आए? नहीं, देखिए, चुनाव एक अलग मुद्दा है और ये जो संघर्ष चल रहा है ये अलग मुद्दा है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में हम कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि इसमें हमारी जो पावर है और बढ़े। पावर वो तब बढ़ेगी जब हमारे युवा हमारे हाथ मजबूत करेंगे, हमारे अभिभावक हमारे हाथ मजबूत करेंगे, तब जाकर हम उस लड़ाई को जीतेंगे। परंतु अगर कोई रास्ते नहीं बचते हैं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हो कि सीधे चुनाव में आके क्यों नहीं लड़ते हैं, देखिए सबके लिए खुला है। अगर पार्टी तंत्र लड़ सकता है, कोई और लड़ सकता है। भविष्य में अगर ऐसा होता है, अगर ये नहीं मानते हैं, हमने शुरू में कहा था, हम पहले ज्ञापन देते थे, काम नहीं हुआ, आंदोलन करे, कई आंदोलन करे, कई धाराएं, कई मुकदमे हमने झेले हैं, काम फिर भी नहीं हो रहे। हमने अनेकों तरीके किए, नहीं हो रहे। पर अगर जिस समय हमें ये लगने लग जाए कि वास्तव में ऐसा करना चाहिए, हम स्वतंत्र हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रात दिन पढ़ रहा है, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि उसकी नौकरी लग जाए, भाई हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हम संघर्ष कर रहे हैं, इतना पूरे शासन का, प्रशासन का इतना दबाव झेल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो भविष्य में अगर ऐसा लगेगा तो। मैं पंजाब केसरी की एक हेडलाइन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि बॉबी पवार अब भाजपा में आ सकते हैं या भाजपा वाले उन्हें समझाएंगे इस तरीके से, हो सकता है भाजपा में शामिल हो जाएं बाद में जाके। और कुछ अफवाहें ये भी हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस वो ज्वाइन कर लें। क्या कुछ है विजय पथ के माध्यम से, जितने भी, क्योंकि आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, जितने भी अभिभावक हैं, चाहे वो बेरोज़गार हैं या जितने भी युवा हैं, बड़ी उम्मीद है और बॉबी पवार का भविष्य क्या होगा उसको लेकर भी चिंतित है, क्योंकि बॉबी पवार के भविष्य के साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तराखंड का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार के युवा उत्तराखंड में चाहिए। क्या कुछ है, भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय, क्या कुछ सोचा है अभी तक दिमाग में? नहीं, देखा ऐसा कुछ नहीं सोचा है, पर जिस प्रकार की जो बातें चल रही है, कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, कोई कह रहे हैं भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ओर से तो कोई ऐसे स्टेटमेंट हुए नहीं है, हमारी ओर से किसी को हमने ऐसा कहा भी नहीं है। अब अलग से पार्टी तंत्र अपने अपने सूत्र लगाकर, अपने अपने सूत्र बताकर अगर इस प्रकार की अफवाहें मार्केट में फैलाते हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत वो है। बाकी बॉबी पवार लड़ रहा है, बॉबी पवार पूरे जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को सुधारने के लिए अपने लोगों के साथ जो उस चीज़ की लड़ाई है, उस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए देखिए, सवाल यही था ना, मेरा सवाल यही था कि वो भाजपा में जाके भी हो सकता है, कांग्रेस में भी जाके हो सकता है, जरूरी नहीं है। बॉबी पवार का क्या रहेगा, भाजपा, कांग्रेस या? जरूरी नहीं है। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि क्या पार्टी में जाकर ये चीज़ें हो सकती है, अगर आप उत्तराखंड का हित चाहते हैं तो कम से कम हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड की जो अंदरूनी ताकतें हैं। आपका कहने का मतलब है कि किसी पार्टी में नहीं जाएंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। भविष्य निर्धारित करेगा कि क्या होना है, ऐसा कोई विचार नहीं है किसी पार्टी में जाना। जब बिना पार्टी में जाए हुए हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, जब अपने लोगों को उनका हक दिला पा रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ पा रहे हैं, बिल्कुल बिना प्रेशर के। पार्टी में जाके क्या पता प्रेशर हो जाए ऊपर से कि ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना है। हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हमें जिसको जो बोलना हम बोल पा रहे हैं, हमें जो करना हम कर पा रहे हैं, तो यही सही है। अपनी विचारधारा है और उत्तराखंड के अंदर एक नई विचारधारा वास्तव में पनपनी चाहिए, एक नई विचारधारा होनी चाहिए, जिससे लगातार जो हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो घर में पड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं बेचारे, वो उनकी एक ही राग रहता है कि उत्तराखंडियत, उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन उसको बचाना है, उत्तराखंड के हक हकूक़। तो वो सारी बातें मुझे लगता है कि किसी पार्टी में जुड़कर नहीं हो पाएगी। पार्टियों के अपने हित होते हैं, तो इसके अलावा अगर पार्टी से इतर होकर अगर हम ये लड़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि वास्तव में जो हमारी जो जनमानस है, जो हमारे युवा है, जो बुजुर्ग हैं, वो आशीर्वाद रखें, युवा सहयोग करें, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर ही एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाए, क्या पता, जिससे कि हम वास्तव में उत्तराखंड की जल जंगल ज़मीन को बचा पाएँ, यहाँ के हक हकूक़ों को बचा। अभी सोचा है कि अपनी पार्टी भी हो भविष्य में, या कुछ इस तरीके से उत्तराखंड के लिए कुछ कर सकें? एक तीसरा विकल्प जो बार बार बातें करते हैं, क्योंकि तीसरा विकल्प ना ही यूकेडी के तौर पर, ना ही आम आदमी पार्टी के तौर पर उत्तराखंड वाले देख पाएँ, क्योंकि 55 पार्टियाँ हैं तकरीबन जो रजिस्टर्ड है। कभी सोचा है, दिमाग में आया है कि यार अब भविष्य में एक काम करते हैं, अपना खुद का कुछ देखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परिस्थितियाँ सब
जो होती है वो सिखा देती है। और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प वगैरह ये है, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, परंतु लगातार बातचीत सबसे चल रही है कि भाई कैसा होगा। विचार मंथन हो रहा है कि किस प्रकार से उत्तराखंड को बचाया जाए। तो हो सकता है कि इन विचारों के माध्यम से कोई एक नई शक्ति पैदा हो जाए। तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा, या हमारे लोग ये नहीं कहेंगे कि तीसरा एक विकल्प उत्तराखंड को दिया जाए। वो सीधे तौर पर जब होगा तो पहला विकल्प ही उत्तराखंड को दिया जाएगा, सीधी सी बात। अभी आपने जो मशीन भर्ती घोटाला वो खोला था, करीबन 9 मशीन है, पर मशीन में 45 लाख का अंतर जो आ रहा था। ऐसे बहुत सारे मामले आपने उठाए हैं इससे पहले भी। तो अभी तक केवल मामले ही उठाते हैं कि कुछ सोल्व भी उसमें होता है? क्योंकि हमने देखे हैं कुछ मामले जो आपने उठाए थे वो सोल्व भी हुए हैं, लेकिन जैसे अभी रिसेंटली मामला उठाया तो क्या कुछ अपडेट चल रहा है उसमें? लग रहा है कि सरकार सुन रही है? देखिए, मामले हमने जितने भी उठाए हैं तकरीबन कई मामलों में उसमें हमें सफलता मिली है। सफलता मिली है तो उससे वास्तव में लोगों के बीच विश्वास भी बढ़ा है। परंतु कुछ चीज़ें वास्तव में जो होनी चाहिए और हमारे द्वारा उठाई गई सरकार करना नहीं चाह रही है, तो सरकार की नीयत पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आप अभी रिसेंटली मशीनों वाली जो बात कर रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मार्केट वैल्यू से अधिक लेकर इन्होंने लिया है। सीधे तौर पर जो हमने मामला जब उठाया था, उसके बाद मामले उठाने के बाद स्वास्थ्य सचिव से भी मिले थे। स्वास्थ्य सचिव के मिलने के एक दिन बाद ही हम कुमाऊं दौरे पे निकले थे। तो उसके जो आगे की प्रक्रिया है उसमें जो हमें चाहे वो सूचना के माध्यम से जो चीज़ें इकट्ठा करनी हो, चाहे और जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, परंतु उस पर हमारी टीम लगी हुई है और ज़रूर वहाँ से चीज़ें निकालेंगी। सरकार अगर इसको ये चाह रही है कि मामला दब जाएगा तो ऐसा नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भविष्य में मामला खुलेगा अगर आपने अभी कार्रवाई नहीं की। समय का चक्र जो घूमता है, वास्तव में समय के वो चक्र सबको वो दिखा देगा कि क्या है। क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे, हम तो चीज़ें लाएंगे और प्रूफ करके रहेंगे कि चीज़ें क्या है। सीधी सी ये बात है, उस पर हमें और कार्रवाई करनी है। बस हमने जनता के सामने, सरकार के सामने ये ज़रूर दिखा दिया कि आप गड़बड़ कर रहे हो। अगर अभी भी नहीं संभले तो चीज़ें आ रही है, चीज़ें 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन लेट हो जाएंगी, परंतु चीज़ें आएंगी। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, वो आपने घुमा फिरा के उसका जवाब दिया कि बागेश्वर में कौन जीत रहा है। चलिए मैं दूसरे तरीके से सवाल पूछता हूँ कि अगर बागेश्वर में भाजपा जीतती है या हारती है, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे पूरे देश में या उत्तराखंड में, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है? देखिए, हार जीत का सीधा ये रहता है कि ये देखा गया है, हमने भी जब पुराना डाटा इकट्ठा किया तो उत्तराखंड में लगभग 13 उपचुनाव हो चुके हैं। उन उपचुनाव में सिर्फ एक उपचुनाव में विपक्ष जीता है, वो भी यूकेडी के तौर पर। तो उसके बाद से ये जो माहौल बना हुआ है, अब कांग्रेस भाजपा ही दो वहाँ पर फाइट जो कैंडिडेट है, अगर भाजपा जीतती है तो जो निरंकुशता चल रही है वो चलेगी। उन्हें आभास होगा कि जनता हमारे पक्ष में है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। परंतु अगर दूसरा दल अगर जीतता है तो कहीं ना कहीं सरकार देखेगी कि कहाँ पर कमी रह गई है, समस्याएं क्या है, जिन समस्याओं का हम समाधान नहीं कर पाए या जो जिससे जनता को खुश नहीं कर पाए, तो वो ज़रूर विचार करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही खूबसूरती है। ये वोट की जो ताकत है, ये ऐसी ताकत है कि अगर कोई आपके अनुरूप नहीं चल रहा है या जनता के लिए नहीं कर रहा है तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। और अगर जवाब दे दिया तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आगे का जो चुनाव है उससे पहले जो जनता की मांगें हैं, जिसके लिए युवा दर दर भटक रहा है, उन सारी मांगों को लेकर सरकार को सोचना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार सोचे और उनका पूरी तरह से उन मुद्दों को। बॉबी पवार अगर बागेश्वर के वोटर होते तो किसके पक्ष में रहते, किसको वोट देते? नहीं, देखिए, बागेश्वर का वोटर होना अलग बात है। हमारे अगर सिस्टम से लड़ाई है, हम ये नहीं है कि पूरे 4 साल तक सिस्टम को कोसे और उसके बाद चुनाव के तौर पर अगर 4 साल तक परेशान किया है तो निश्चित रूप से उस सिस्टम के खिलाफ वोट जाएगा जिस सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं और जो सिस्टम हमारा उस चीज़ के खिलाफ। किसको? वही मैं जानना चाहता, कांग्रेस को, यूकेडी को, नोटा को? होता क्या है कि ये माहौल कुछ और है। अगर चुनाव होता अलग बात है, उपचुनाव की बात है। और अगर व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसे कैंडिडेट हो गए, 3-4 कैंडिडेट फाइट में होते तो भी इस पे विचार किया जा सकता था। फाइट में 2 कैंडिडेट है तो वहीं पर ये तय किया जा सकता है कि भाई जिसके विरुद्ध लड़ाई है उसको पटकनी देना या उसको आभास दिलाना या उनको ये दिखाना कि यार तुम गलत कर रहे हो, तो वो
लेकिन जनता तो ये कहती है कि आज के समय में जो उत्तराखंड का बुरा हाल है उन्हीं दोनों पार्टियों ने किया है जो आज के समय में बागेश्वर उपचुनाव लड़ रही है, उसके बाद फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब ऑप्शन ही वहाँ पर दो है तो लोग उन दोनों में से ही किसी को चूज करेंगे, सीधी सी बात है। परंतु जनता को वो वोट की राजनीति जो होती है, जनता को वो दिखाना पड़ेगा, आक्रोश दिखाना पड़ेगा। आक्रोश देखिए दो तरीके से दिखता है, सड़कों पर आंदोलन के तौर पर, या फिर वोट के समय पर आक्रोश दिखता है कि वो सत्ता को पलट दे या पूरे चुनाव परिणाम पलट दे, वो आक्रोश दिखता है। तो लेकिन क्या आपकी सांत्वना है? चंदन रामदास जी एक कैबिनेट मंत्री थे, अब उनकी वाइफ को दिया गया, तो सांत्वना है उनके प्रति जिसके कारण वो वोट भी मांग रहे हैं। अमूमन हमने देखा है कि भाजपा वैसे तो परिवारवाद की बात करती है, लेकिन उन्हें पता है कि सांत्वना के नाम पे हम जीत जाएंगे, तो इसलिए उनकी जो वाइफ है उनको टिकट दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि सही दिया गया टिकट कि नहीं देना चाहिए था? देखिए, योग्यता के आधार पर हमारी जो ये सिस्टम है उसका चुनाव होना चाहिए। हम वो जरूर चंदन रामदास जी का निधन हुआ तो उसमें ये कह सकते हैं कि वास्तव में दुख हमें भी है, दुख सभी को है। परंतु उसके बाद मैं अगर आपको 2-4 एग्जाम्पल सुना दूं तो आप खुद कहेंगे कि क्या है। स्वर्गीय अपने जो मंत्री जी थे पहले, ये कुमाऊं के जो वित्त मंत्री भी रहे थे, प्रकाश पंत जी, उनका निधन हुआ। उसके बाद उनके पत्नी को उपचुनाव लड़ाया गया, पर अगले चुनाव में वो कहाँ गई? क्या केवल उनका उद्देश्य सिर्फ उस आधार पर वोट लेना है जब उनके सिंपैथी हो? उसके बाद आप थराली सीट पर देख लीजिए, जो विधायक जी का निधन हुआ तो उनकी पत्नी जो श्रीमती जो मुन्नी देवी जी है, उनको टिकट दिया गया, उनको जिताया गया। फिर उसके बाद अगले चुनाव में उनका क्या हुआ? क्या सिंपैथी लेना ही एक वो है? और सिंपैथी इसलिए ले रहे हैं कि ये वोट की राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अभी इनको दे दिया है, आगे आने वाले चुनाव में इनका क्या होगा? वही जो पिछले उसमें चलता आ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो वोट बैंक की राजनीति है वो उसका योग्यता के आधार पर चुनाव होना बहुत जरूरी है। सिंपैथी होनी चाहिए लेकिन वो राजनीति में ना होता है। सिंपैथी तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। जिन बेरोजगारों के लिए लाठियां पड़ी है उनके उस प्रति भी होनी चाहिए। क्या उस बच्चे का क्या कसूर था जिस बच्चे ने 100 में से 100 नंबर फिजिकल में लाए हैं और रिटर्न के लिए इसलिए नहीं बिठाया गया कि रिटर्न में उसके पास सी सर्टिफिकेट है, उसमें भी वो 100 ही नंबर मान सकते हैं। जब वो व्यक्ति बाहर हो गया और वहाँ पर जो चीज़ें चल रही है, देखिए सिंपैथी जरूर है, परंतु क्या सिंपैथी के आधार पर आप किसी को भी कुछ कर दोगे? 13 नंबर के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन वो उसके बाद के लिए एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो रोग भावुक हो गई थी कि अब इस चुनाव के समय पे जानबूझ के मेरे जो बेटी है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आज आपकी पोस्ट भी देख रहा था जिसमें आपने एक तरफ वो जो बेरोज़गार लड़का था जिसने सुसाइड किया था, और एक तरफ आप उनका जो अभी चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं चंदन रामदास जी की पत्नी, वो रो रही है, और आपने उसमें लिखा था कि बताइएगा असली जो रोना है वो किसका है। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव अलग बात है, चुनाव ना भी होते तब भी ये मामला उठता क्योंकि गलत हुआ है। चुनाव आ गए तो उसमें इसका कोई कसूर नहीं है कि कोई मामला उठा रहा है। अगर गलत हुआ है, अगर वो आवाज़ उठ रही है, आवाज़ किसके खिलाफ है, किसके समर्थन में, वो अलग बात है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गलत के खिलाफ अगर आवाज़ उठ रही है, समय कोई सा भी हो सकता है, चुनाव का हो सकता है, चुनाव का समय हो भी नहीं सकता है, तो उसमें तो सीधे तौर पर ये देखा जाता है ना, मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है। अगर इतने ही पारदर्शी रूप से अगर आप देख रहे हो कि सत्ता चल रही है तो आप जांच करके देख लीजिए, अगर चीज़ें निकल के ना आए तब कहना, क्योंकि गलत तो हुआ है। कई हमारे जो वहाँ के लोग हैं, पार्टी के जो उनके लोग हैं, वो प्रवक्ता कह रहे थे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो वो है संविधान, उसका वो किया जा रहा है, मतलब उसे नहीं मान रहे, उस पे आरोप लगा रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहेब ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने बच्चों को 15 लाख की 20 लाख की अटैची देकर तुम उनका सिलेक्शन कराओ, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। दूसरी बात ये कह रहे थे कि रिटर्न में 13 नंबर थे, ठीक है कि आरक्षण के आधार पर आगे, पर इंटरव्यू में उनको मिले हैं नंबर 100 में से 59 मिले हैं, ये कह रहे थे। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि रिटर्न में जो नंबर मिले थे वो 100 में से 13 नंबर है। अगर नॉलेज होता तो ज़्यादा नंबर आ जाते, पर इंटरव्यू में जो 60 नंबर और 40 नंबर का अलग अलग रेशियो है, 40 का जो एकेडमिक है उसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 20 नंबर का एक्सपीरियंस है,
जिनके पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा उसे 20 नंबर मिलेगा, जिनके पास 1 साल का होगा उन्हें 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा। तो वो उनके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है। 20 नंबर ये घटा लो, बचे कितने? 80 नंबर। 80 में से भी ये है कि 10 नंबर एमडी के हैं, जो उनके पास एमडी की डिग्री नहीं है, बचे 70 नंबर। 10 नंबर उसमें से बीएमएस के हैं, तो बीएमएस के, चलो बीएमएस डिग्री है, 10 नंबर उसके मान लो, पर 60 में से फिर 49 नंबर दिए गए हैं, फिर 10 नंबर जोड़ के 59 हुए हैं। जो अभ्यर्थी 100 में से 13 नंबर रिटर्न में लाए हैं, क्या उनको 60 में से 49 नंबर मिलने चाहिए? कितने परसेंट बैठ रहा है ये भी स्थिति क्लियर हो जाए ना। तो सीधी सी बात ये है कि रोना धोना अलग बात है। चुनाव में सिंपैथी अगर आपको लेनी है, सिंपैथी लेने के लिए आपने ये सारे काम किए कि उनके परिवार वालों को टिकट दे दो, तो ये कर दो। मैं तो ये किसी भी पार्टी का हो, मैं सीधे पे ये विरोध करूँगा कि भाई योग्यता के आधार पर अगर हमारे जनप्रतिनिधियों का चुनाव होगा, योग्यता के आधार पर अगर आगे बढ़ेंगे, योग्यता के आधार पर अगर प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर जाके बदलाव आ सकता है। अन्यथा अगर ऐसा चलता रहा तो जो पार्टी परिवारवाद का जो नारा देती है कि परिवारवाद हो गया है, तो उसमें ये चीज़ें होना बड़े गलत तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। और कितनी लंबी और लड़ाई है ये, लगातार सीबीआई मांग, दुनिया भर के भर्ती घोटाले आप उठा रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है, जितने भी आपके साथ युवा साथी, क्योंकि काफ़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं, कितना और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? क्यों ही रहेगा कि आने वाले समय में भाजपा या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी रहेगी और आप यूं ही मुद्दे उठाते रहेंगे, कभी सुनी जाएगी, कभी नहीं सुनी जाएगी, कभी लाठियाँ भांजी जाएगी, कभी पुचकारा जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, संघर्ष कितना लंबा है वो तो समय तय करेगा, पर संघर्ष हम कर रहे हैं और ये हम विश्वास अपने साथियों को भी दिलाते हैं, प्रदेशवासियों को भी दिलाते हैं कि ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। जब जब जहाँ पर ज़रूरत पड़े। अब मुद्दा सिर्फ ये नहीं रहेगा कि भर्ती घोटाले, परीक्षा, ये सारा मुद्दा नहीं, अब इसका दायरा बढ़ चुका है। सीधी सी ये बात है कि हमने जब देखा कि यहाँ के अलावा और विभागों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, सीधा से सीधा मतलब ये है इसका कि कहीं ना कहीं हर एक गलती से, हर एक भ्रष्टाचार से नुकसान प्रदेश को ही हो रहा है। तो दायरा बढ़ गया है। सीधी सी बात यह है कि जिस विभाग में भी, जहाँ पर भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार दिखें, हम और हमारे युवा साथी, हमारी पूरी टीम वहाँ पर खड़ी मिलेगी, उसके लिए संघर्ष करेगी। और मैं सीधे सी ये भी कहना चाहता हूँ कि संघर्ष लंबा हो सकता है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर संघर्ष में लोगों ने सहयोग करा और इस संघर्ष को आगे बढ़ाया तो भविष्य में सुखद इसके परिणाम होने हैं। तो ये इन चीज़ों से कैसे निपटोगे? जैसे 10 करोड़ का मानहानि का भी मुकदमा आप पे चल रहा है, या अभी जैसे बागेश्वर में उठा दिया है था, तो आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ वकील आपको करना है, आपके लिए गवाह तय करना है। तो आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में जब इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी तो मनोबल भी टूटेगा कि कहाँ से 10 करोड़ जो मानहानि का है, कोर्ट कचहरी के केस काटने पड़ेंगे, वकील करना पड़ेगा, अपने लिए गवाह करने पड़ेंगे, कुछ पैसों का भी इंतजाम करना पड़ेगा? बिल्कुल, वास्तव में ऐसी घटनाएं जो मनोबल को तोड़ने के लिए की जाती है, परंतु देखिए मनोबल इसलिए नहीं टूट रहा है कि बागेश्वर में हमारे साथ घटना हुई तो हमें पता भी नहीं लगा कि मतलब कब वहाँ के उन युवा साथियों ने, उन क्रांतिकारियों साथियों ने कब 10 जमानती कर दिए हैं। एक बच्चे ने तो वहाँ पे अपने पिताजी को, वो दिहाड़ी में जा रखे थे, वहाँ से उठा कर लाया और जमानती बनवा दिया। तो मतलब लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग, लोगों का जो विश्वास है, उसके ही आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये विश्वास, ये सहयोग, ये जो प्यार है, ये निश्चित रूप से हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और सीधी सी ये बात है कि जो ये चीज़ें हो रही है, ये जानबूझकर की जा रही है, चाहे वो करोड़ों के नोटिस हो, लाखों के नोटिस हो, या ये मुकदमेबाजी हो, जानबूझ के की जा रही है। अगर भविष्य में इस प्रकार की जो चीज़ें अगर ज़्यादा बढ़ती है और हमें लगता है कि ये सारे नकारा हैं, जो कुछ अधिकारी लेवल पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, कुछ हमारे ऊपर विधानसभाओं के अंदर बैठे हुए व्यक्ति, अगर ऐसा हमें आभास तो होने लगा, परंतु अगर पूरी तरह से ये हो जाएगा तो हम ज़रूर उन युवाओं को आगे करने की बात करेंगे जो युवा वास्तव में उत्तराखंड का हित चाहते हैं। कब तक है जनता साथ में? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बॉबी पवार लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक कंडीशनल बेल भी आपको उस समय मिली थी, आप कह रहे थे कि भाई हमें जेल भेजो, और उसमें क्या हुआ था? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा और उसके बाद ये सवाल होगा कि कब तक और ये युवा साथ में रहेंगे आपके, जो आपको कंडीशनल बेल मिली?
देखिए, कंडीशनल बेल का अलग एक वहाँ पर वो दिया गया था, और हमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंडीशनल बेल का जो पता हमें जेल से बाहर आने के बाद लगा। जब जेल के गेट से बाहर आए उसके बाद वो पढ़कर सुनाया गया था। अगर पहले सुनाते तो मैं कभी बाहर नहीं आता। हम कहते कि अगर कंडीशनल देनी है तो हम अंदर ही रख लो। तो वो एक धोखा हुआ था। ये आप उसकी बात कर रहे हैं जो गांधी पार्क पे हुआ? जी, ये एक धोखा हुआ था, और उस धोखे से हमने सबक लिया और उससे सीखा, और बागेश्वर में ऐसी घटना ना हो, ऐसी कंडीशनल बेल ना हो, उसके लिए हमने सीधे तौर वहाँ पर भी कंडीशनल बेल दी जा रही थी आपको? हो सकता था जी दी जाती, परंतु हमने ये पहले से ही स्पष्ट कर दिया कि अगर कंडीशनल बेल देनी है तो हम जेल जाना पसंद करेंगे, बाहर रहना नहीं। तो इसके बाद हमें बिल्कुल बाइज्जत बरी किया गया हम सब साथियों को, कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, जो आरोप लगाए गए वो पुलिस दिखा नहीं पाई है, जो जिस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। तो सीधी सी बात यह है कि जनता जब तक साथ है, आप कह रहे जनता कब तक साथ है, जनता को साथ देना पड़ेगा अगर उत्तराखंड का हित चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य जो ठीक हो, तो उनको साथ देना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि जिस भ्रष्टाचार की आग में उत्तराखंड जल रहा है, उस भ्रष्टाचार की आग से उत्तराखंड बाहर निकल पाए, तो उनको साथ देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि बॉबी परमार का कद अभी कितना बढ़ चुका है आपके मुकाबले? क्या इतना बढ़ चुका है कि अब, क्योंकि विपक्ष के मुद्दे आप लगातार उठाते हैं कि एक विपक्ष की भूमिका इस समय बॉबी परमार बना हुआ है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड में, ये मान के चले हम लोग बॉबी परमार ये सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, हम लोगों का संघर्ष, हमारी टीम का संघर्ष अपनी जगह है। वो जनता खुद तय करेगी कि कौन क्या है, कौन वास्तव में मुद्दे उठा रहा है, कौन वास्तव में लड़ाई लड़ रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, वो जनता तय करेगी, और समय आने पे सब तय हो जाएगा। विपक्ष भी आपकी तारीफ कर रहा था, मैं देख रहा था बागेश्वर में प्रीतम सिंह वहाँ पर गए थे जो आपके क्षेत्र से आते हैं, वो भी तारीफ कर रहे थे कि भाई बॉबी परमार को जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब तो विपक्ष भी आपकी तारीफ करने लगा है। विपक्ष को आप किस नज़र से देखते हैं कि ये मजबूरी में तारीफ कर रहा है बॉबी परमार की, कि भाई अगर हम बॉबी परमार की तारीफ नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं बोलेंगे, तो कल के दिन लोग हमें कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष अपना जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर जो वास्तव में उत्तराखंड के लिए, प्रदेश के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं, जिनको लड़ा जाना चाहिए, जिन मुद्दों का समाधान होना चाहिए, उन मुद्दों पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस पर बयानबाजी करनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक का कैसा लगा और ब्यौरा हम देखें किस प्रकार से विपक्ष अपनी भूमिका निभाता आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल गए, अभी भी लगातार जो चल रहा है जब से चुनाव हुए हैं, किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष में मैं क्या कहूँ, विपक्ष अपना काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हमने सड़कों पर हम कर रहे हैं, तो वास्तव में जब से ये चीज़ें हुई है तो विपक्ष ने सदन के अंदर भी रखा है, सीधी सी ये बात है। परंतु मुझे लगता है कि विपक्ष को और मुखरता के साथ इन मुद्दों के साथ वास्तव में सदन के अंदर और सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की परिभाषा ही वो है कि आप आम जनता के जो मुद्दे हैं, यहाँ के प्रदेश हित के जो मुद्दे हैं, उन पर मुखरता से बोलिए। तो मुखरता से विपक्ष को सामने आना पड़ेगा सड़कों पर, जो सदन के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू भी रहा है। एक्चुअली मैं जानना भी चाहता था बॉबी परमार से कि भविष्य की क्या कुछ प्लानिंग है बॉबी परमार की, और किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो उनके पास विजन आखिर है क्या। तो तमाम जो हमने सवाल पूछे तो बॉबी परमार ने बड़ी सहजता से उसका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई आपका। और शायद उत्तराखंड की जनता भी उत्तराखंड में परिवर्तन चाहती है। ये चाहती है कि जो एक यंग लड़का है अभी 25-26 साल का, अगर वो इतना उसका जुनून है, इतना सब चीज़ें कर रहा है, तो क्यों ना उनके साथ भी आया जाए। अब देखते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर स्थायी नहीं है। हो सकता है कि बॉबी परमार कुछ भविष्य में इस प्रकार की नींव रखे, लेकिन फिलहाल जो बातें, जो मुद्दे आज के समय में बॉबी परमार उठा रहे हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले से लेकर हो, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट में जो आपने देखे भी होंगे, जो अभी मशीन भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया था, इससे पहले जो चंदन रामदास जी की बेटी है उनका जो मुद्दा उठाया था, तमाम वो मुद्दे, उन बारे में सरकार को भी सोचना पड़ेगा, हमें और आपको भी सोचना पड़ेगा, और एक तर्कपूर्ण विश्लेषण इसका करना पड़ेगा, ताकि उत्तराखंड का भविष्य अंधेरे में ना जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा विजय पथ न्यूज़।